हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आपको कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ाने के लिए। दोस्तों, पुष्पों में लैंगिक जनन से यहाँ पर क्या सिलेबस का डिस्क्रिप्शन मिलता है। लैंगिक जनन का अर्थ होता है ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के पश्चात ये जब संलयित होंगे, संलयन होगा इनमें, जब संलयन होने के पश्चात कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? निषेचन। निषेचन के पश्चात यहाँ पर किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। और ये युग्मनज किसमें विकसित होगा? ये युग्मनज किसमें विकसित होगा? भ्रूण में। और ये भ्रूण आगे चलकर किसमें विकसित होगा? बीज में। और किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार का जो सिनेरियो है, यहाँ पर हमको पुष्पों में क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। तो यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार के हमको पुष्पों को लेना है। तो पुष्प यहाँ पर यदि हम बात करें पादपों की, तो पादपों को यहाँ पर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली है थैलोफाइटा, दूसरी है ब्रायोफाइटा, तीसरी है टेरिडोफाइटा, चौथी है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, और पांचवी है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर हम इस प्रकार के पुष्पों का अध्ययन करेंगे। आवृत बीजी पादपों के पुष्पों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है पुष्पों में लैंगिक जनन। एक्चुअल में लैंगिक जनन, यहाँ पर जो जनन विधि है ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में सामान्यतः जनन कोशिकाओं द्वारा में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर इसका निर्माण होता है, या तो नर युग्मक का निर्माण होगा या तो मादा युग्मक का निर्माण होगा। और मादा युग्मक और नर युग्मक संलयित होकर कौन सी प्रक्रिया करेंगे? निषेचन की प्रक्रिया करेंगे, अर्थात इसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होगा। और अलैंगिक जनन में सामान्यतः कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से ही यहाँ पर नई संतति का निर्माण होता है। क्लियर? तो हमको यहाँ पर आवृत बीजी पादपों में क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन अर्थात उसमें किसका निर्माण होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का। तत्पश्चात यहाँ पर निषेचन की क्रिया होगी, और निषेचन से युग्मनज, और युग्मनज के पश्चात भ्रूण या भ्रूण कोश का निर्माण होगा, जिसके बाद भ्रूण कोश बीज में परिवर्तित होगा, और इसके बाद नए फल का निर्माण होगा। तो आइए इसी को हम आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू यदि हम देखें तो हमको इसमें क्या पढ़ना है? हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है 3 प्रक्रियाएं। कितनी प्रक्रियाएं? 3। एक सबसे पहले पढ़नी है निषेचन पूर्व प्रावस्था, द्वितीय पढ़नी है हमको दोहरा निषेचन, क्योंकि इसमें निषेचन होगा परंतु किस प्रकार का होगा? दोहरा निषेचन। और निषेचन पश्च प्रावस्था। निषेचन पूर्व प्रावस्था के अंतर्गत हमको सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया होने से पहले, संलयित होने से पहले किसका निर्माण होना जरूरी है? नर युग्मक और मादा युग्मक का। तो यहाँ पर सबसे पहले नर युग्मक का क्या होगा? निर्माण। और नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया। लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया। तो पहली आपको पढ़नी है क्या? लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया। दूसरी यहाँ पर बात करें कि मादा युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया। गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया।
क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया। अब जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा तो नर युग्मक किसी प्रक्रिया द्वारा कहाँ पर पहुंचने का प्रयास करेगा? मादा युग्मक पर, और ये प्रक्रिया कहलाती है परागण। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। और परागण के पश्चात यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होगी? निषेचन की प्रक्रिया। और ये निषेचन भी किस प्रकार का होगा? दोहरा निषेचन। कैसा होगा? दोहरा निषेचन। यदि मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब और करूं तो यहाँ पर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के पश्चात जो लघु बीजाणु बनेगा उससे यहाँ पर किसका निर्माण होता है? पराग कण का। और ये पराग कण अपने दो नर युग्मकों में विभाजित होता है। कितने नर युग्मक? दो नर युग्मक, है ना। और ये जो दो नर युग्मक है ये कहाँ पहुंचने का प्रयास करेंगे? मादा युग्मक। मादा युग्मक का निर्माण किससे होगा? गुरु बीजाणु से, जिससे क्या निर्मित होगी? अंड कोशिका। क्या निर्मित होगी? अंड कोशिका, है ना। और इन दोनों के संलयन हेतु किसको? नर युग्मक को कहाँ पहुंचने की आवश्यकता है? मादा युग्मक कोशिका तक। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। तो हमको निषेचन पूर्व प्रावस्था में नर युग्मक निर्माण, मादा युग्मक निर्माण और परागण तीन प्रक्रियाएं पढ़नी है। पहुंचने के पश्चात यहाँ पर कौन सा निषेचन होगा? दोहरा निषेचन, अर्थात एक नर युग्मक किससे निषेचित होगा? अंड कोशिका से, और एक नर युग्मक यहाँ पर ध्रुवीय कोशिका से निषेचित होगा, जिसके पश्चात यहाँ पर दोहरे निषेचन से किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। और हमको निषेचन पश्च प्रावस्था पढ़नी है कौन सी? युग्मनज। और युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। भ्रूण से बीज का विकास होगा, और बीज के विकास के पश्चात यहाँ पर किसका निर्माण होगा? फल का। तो ये हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। अब चूंकि यहाँ पर हमको नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या समझने की आवश्यकता है? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। और हम यहाँ पर किस प्रकार के पुष्प की संरचना समझने का प्रयास कर रहे हैं? आवृत बीजी पादपों के पुष्प। आवृत बीजी पादपों के पुष्पों की संरचना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस प्रकार पुष्प की संरचना का अध्ययन ये होता है आपका क्या? पुष्प अक्ष। यदि आप किसी भी पुष्प को देखो, लाल कलर का जो चाइना रोज होता है, देखा होगा आप लोगों ने, लाल कलर का जो चाइना रोज होता है उसमें एक डंठलनुमा संरचना होती है, और उसके ऊपर इस प्रकार से क्या पाया जाता है? पुष्पासन। क्या पाया जाता है? पुष्पासन। और इस पुष्पासन के ऊपर पुष्प के मुख्य भाग पाए जाते हैं। जो पहला मुख्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दल। क्या कहलाता है? बाह्य दल। यदि एक से अधिक संरचना बाह्य दल की मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। और इसी के ऊपर एक और संरचना मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं क्या? दल। क्या कहते हैं? दल। और यदि एक से दल मौजूद हो तो इसे हम क्या कहते हैं? दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज, है ना। और ये दोनों पुष्प के कैसे अंग होते हैं? सहायक अंग। जो जनन की प्रक्रिया होगी उनमें ये कैसे अंग कहलाएंगे? सहायक अंग। यदि हम इसके आगे बात करें तो इस पर एक और संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये है नर जननांग। ये क्या है? नर जननांग। जब एक से अधिक पुंकेसर किसी पुष्प पर उपस्थित हो तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उमंग। क्या कहा जाता है? उमंग। क्या कहा जाता है? उमंग। यदि हम इस पर मादा संरचना की बात करें तो इस प्रकार यहाँ पर क्या पाई जाती है? मादा संरचना, अर्थात मादा जनन अंग, है ना। और इस मादा जनन अंग का नाम क्या है? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। और यदि एक से अधिक स्त्री केसर किसी पुष्प की संरचना पर मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जायान। क्या कहते हैं? जायान। क्या कहते हैं? जायान। यहाँ पर एमपी बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ
तो यहाँ पर पूछा जाता है कि पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन से हैं। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन कौन से हैं? पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन कौन से हैं? बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, है ना। कौन कौन से हैं? बाह्य दल, आपका दल और पुंकेसर और स्त्री केसर। अब चूंकि यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर कैसे हैं? सहायक अंग है और ये जनन प्रक्रिया के मुख्य अंग क्या है? मुख्य अंग है। क्या है? मुख्य अंग है। यदि इसी क्रम में हम आगे बात करें तो हम किसका अध्ययन करेंगे? पुंकेसर। यदि हम पुंकेसर की संरचना देखें तो पुंकेसर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग इसका क्या कहलाता है? परागकोश। क्या कहलाता है? परागकोश। इसी परागकोश में बीजाणु, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? लघु बीजाणु का। और इस लघु बीजाणु से ही किसका निर्माण होगा? पराग कण का। और इसी पराग कण से आगे चलकर 2 नर युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? 2 नर युग्मक का निर्माण होगा। इस प्रकार से ये स्माइली फेस लेकर आपके सामने इस प्रकार बैठे रहेंगे, बढ़िया स्माइल करते हुए, है ना। ठीक है। और इसके ये डंठल नुमा संरचना जो होती है, कौन सी? डंठल नुमा संरचना क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है दोस्तों तंतु। क्या कहा जाता है? तंतु। क्या कहा जाता है? तंतु। ठीक। अब ये थी आपकी क्या? नर, ये कौन सी संरचना थी? नर जननांग संरचना। ये कौन सी संरचना है दोस्तों? नर जननांग संरचना। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो जगह कम हो गई थोड़ी, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मादा जननांग संरचना की। इसकी बात कर रहे हैं? मादा जननांग संरचना। यहाँ पर मादा जननांग संरचना क्या होती है? स्त्री केसर। क्या होती है? स्त्री केसर। और इस प्रकार से यहाँ पर इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है कौन सा? सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र, जो कैसा होता है? चिपचिपा। कैसा होता है? चिपचिपा। इसके चिपचिपे होने के पीछे एक कारण है कि यहाँ पर जब परागकण किसी भी माध्यम द्वारा इस वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो ये वर्तिकाग्र इस चिपचिपे पदार्थ में उसको चिपका कर रखे ताकि वो अन्य किसी दूसरे स्थान पर ना जा सके। और ये होता है आपका दूसरा वर्तिका। दूसरा भाग क्या है? लंबी नली नुमा जो संरचना है ये क्या कहलाती है? वर्तिका। इसी के माध्यम से जो नर युग्मक है वो कहाँ प्रवेश करेगा? निचले वाले भाग में। और ये तीसरा भाग है कौन सा? अंडाशय। कौन सा भाग है? अंडाशय। और इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? बीजांड। क्या प्रेजेंट होता है? बीजांड, है ना। तो पुष्प की मादा जननांग संरचना के मुख्य कितने भाग होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये अंडाशय के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बीजांड, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। और भविष्य में जाकर ये बीजांड ही किसमें परिवर्तित होता है? बीज में। और ये अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? फल में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में लिखकर जरूर जवाब दें ताकि मैं आगे के वीडियो और इसी क्रम में आपको देता रहूं। धन्यवाद।